नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए यूजफुल होंगे आने वाले आपकी टैट एग्जाम 2022 के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, 4 में से आपको एक पहचानना है और देखना है कि कौन सा एक कथन जो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में सही है। तो यहाँ पर यदि हम चारों कथनों को देखें तो अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो सरासर ही गलत है क्योंकि अधिगम में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा यहाँ पर आता है, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सब सिर्फ वो बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से ही प्रेरित होता है, कुछ आंतरिक प्रेरणा भी यहाँ पर शामिल होती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। यहाँ पर सी वाले की, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। एक और कथन को देखते हैं, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो या बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो देखिए यहाँ पर सी वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तभी यहाँ पर अधिगम जो होगा वो होगा और यही कथन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। देखिए प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछते हैं और यहाँ पर ये प्रश्न इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, वो शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा नहीं होती है ना, ध्यान रखिएगा। बी वाले में बात करें, यहाँ पर लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सी है सत्तावादी होता है, तो जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं है। और डी वाले सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, तो प्रगतिशील शिक्षा में ये भी कक्षा कक्ष की जो स्थिति है ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा कक्ष की स्थिति को दर्शाता है। आगे देखिए, यहाँ पर जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब सीखने का वक्र कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों को सीखने के लिए समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया गया है, तो निश्चित रूप से उनकी जो भागीदारी होगी वो सक्रिय होगी और जब सक्रिय भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से सीखने का जो वक्र होगा वो ऊपर होगा, यानी कि बेहतर होगा। तो यहाँ पर स्थिर अवनत होगा, समान रहेगा, बेहतर होगा। तो विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर, सीखने का वक्र वहाँ पर बेहतर होगा। चलिए आगे देखें, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, हमें सही नहीं को देखना है ना। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस दिए गए कथन में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो देखिए पहला विकल्प यहाँ पर बता रहा है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चे सिर्फ कक्षा में सीखते हैं, खेल के मैदान पर सीखते हैं, कहीं पर भ्रमण पर जाते हैं वहाँ पर भी सीखते हैं। तो सीखने के लिए कोई जो जगह है वो फिक्स नहीं होती कि केवल कक्षा में ही सीखेंगे, यही कथन इसमें यहाँ पर सही नहीं है। अब देखिए दूसरा है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और सी वाले की यदि बात करें, बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं, तो ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बाकी तीनों ही कथन यहाँ पर इस विषय के रूप में सही है और पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है। आगे देखिए, सीखने के लिए आकलन जो होता है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सी है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। डी है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने के लिए जो आकलन होता है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है और पहला विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे देखिए, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। और
उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए उसका जो आंतरिक बल है, जो समस्या से निपटने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए उसको विवश कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या फिर प्रत्यक्ष क्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो उसका प्रेरक है जो उसे समस्या से हल करने के लिए विवश कर रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, लिखने को कह रही है। वह यहाँ पर क्या कर रही है? तो देखिए यहाँ पर पूर्व पाठ से जोड़ते हुए, तो पूर्व पाठ से हम बच्चों को क्यों जोड़ते हैं और बच्चों को सारांश लिखने के लिए कह रही है, तो शिक्षिका यहाँ पर क्या कर रही है, किस प्रकार का मूल्यांकन बच्चों में कर रही है, कौन सी कौशल को यहाँ पर वो विकसित कर रही है। तो देखिए वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। और बी है, यहाँ पर वह बच्चों को पाठ को समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। सी है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु से को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। और डी है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। तो देखिए वह शिक्षिका जो है वो बच्चों को पूर्व पाठ से जब जोड़कर उनको सारांश लिखने के लिए कह रही है, तो वह बच्चों को पाठ की समझने की जो स्वशैली है वो विकसित करने में उनकी सहायता कर रही है। यहाँ पर बी विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। अब उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी उच्च स्तर का सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है और उसके लिए यहाँ पर सबसे कम प्रेरक कौन सा रहेगा? तो देखिए जब हम कोई काम या हमें भी कुछ बनना है, हम भी कोई, हमारे लिए भी कोई मॉडल है ना, रोल मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, जिसे हम बनना चाहते हैं या जैसा हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रश्न हमें भी बहुत कुछ सीख यहाँ पर देता है। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर एक रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, रंगमंची है, तो कौन कौन से विकल्प यहाँ पर उसके लिए बेहतर होंगे और कौन सा सबसे कम यहाँ पर प्रेरक रहेगा? संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य को पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के लिए प्रयास के लिए कहना बहुत अच्छा विकल्प है। जब हम कुछ करना चाहते हैं, जिसके जैसा करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो हमें उससे संबंधित साहित्य या जो भी पुस्तकें होती हैं उससे पढ़कर सीखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बी है, यहाँ पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। और यहाँ पर यदि हम देखें तो सी वाला विकल्प है, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ में समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध स्थापित करना। तो उसके जो भी रंगमंची कलाकार हैं उनके साथ में समानुभूति, स्नेह और सहयोगी संबंध विकसित करना। और डी है, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसमें वह प्रफुल्लित होता है। तो एक यहाँ पर प्रेरक जो है वो कम होगा और वो होगा छात्रवृत्ति पाने वाला, क्योंकि सिर्फ छात्रवृत्ति विद्यार्थी पाने की कोशिश करेगा तो वो उतना बेहतर नहीं बन पाएगा जितना उसको बनना चाहिए। तो यहाँ पर यही प्रेरक उसमें सबसे कम शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या फिर सहानुभूति देना। तो देखिए यहाँ पर जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा और वो यहाँ पर रहेगा सहानुभूति देना। तो यहाँ पर देखिए जब हम किसी को भी सहानुभूति देते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चों के अंदर संवेग जो है उत्पन्न होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सहानुभूति देना। आगे देखिए, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, सार्थक हाव भाव, शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्तर पर स्थिति बना रहता है, या ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो देखिए जब शिक्षक प्रभावी व्याख्यान देते हैं तो निश्चित रूप से एक अध्यापक जो है वो उसे सार्थक शारीरिक हाव भाव को भी समावेशित करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई व्याख्यान दे रहे हैं तो उससे हमारे हाव भावों से भी उसको जो समझने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है ना। तो बिल्कुल सार्थक शारीरिक हाव भावों को समावेशित करेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुत्वपूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जो है इन्होंने यहाँ पर चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक स्तर पर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? देखिए आर्थिक स्तर कैसा भी कमजोर होगा तो उसका प्रभाव
किस पर नहीं पड़ेगा? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर या जीवन यापन पर? तो हम जानते हैं कि जो हमारी सीखने की क्षमता होती है, आर्थिक स्तर का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। यानी कि कोई भी विद्यार्थी हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ पर विद्यार्थी जो होता है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, और यदि वो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है तो वो उतना ही ज़्यादा सीखने की क्षमता उसमें हम देखते हैं। तो सीखने की जो क्षमता होती है वो आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। कुछ संसाधन ज़रूर उसके पास कम हो सकते हैं, परंतु वो उसमें सीखने की क्षमता है, उसमें सीखने के प्रति ललक है, रुचि है, तो वो कहीं से भी सीख लेगा और वो बच्चा उतना ही ज़्यादा प्रतिभावान बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेहनत या जो जुनून होता है वो सीखने का, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आर्थिक स्तर उनको प्रभावित नहीं कर पाता और वो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर होगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी 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 नहीं, नियमित या फिर जब छात्र कहे। तो देखिए, हम शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें उनके गृह कार्य की नियमित रूप से जांच करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी उनकी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हमें अंडरलाइन करके, घेरा लगा करके और उन बच्चों को सही लिखकर भी बताना चाहिए। तो नियमित यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सी विकल्प। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ पर व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद या ज्ञानवाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाद बच्चों को स्वयं अपना ज्ञान निर्माण करने के लिए अवसर प्रदान करेगा वो होगा रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी उसे उपदेश देना चाहिए और डी उसी कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो हमें उसके कारणों, उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए, जानना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अब अभ्यास के द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार स्थान के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, जब बच्चा किसी अवधारणा को सीखेगा और उसमें त्रुटि भी करेगा, परंतु फिर वो अभ्यास करेगा तो त्रुटियों को कम हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक सिद्धांत हमने पढ़ा है जो कि थानडाई का सिद्धांत है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। यानी कि हमारे द्वारा कोई भूल होती है, हम प्रयास करते हैं, फिर उस भूल को कम किया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। जितना हम प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा हम त्रुटियों को या भूल को दूर, गलतियों को दूर करेंगे या कम करेंगे। तो ये सिद्धांत देने वाले थे एल थानडाइक। यहाँ पर ए विकल्प होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, दूसरा है अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी ए कक्षा का नियंत्रित परिवेश और डी ए कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो बनेगा वो इसमें बनेगा, संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा वो होगा कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो निश्चित रूप से बच्चों का संवेगात्मक विकास यहाँ पर सबसे सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है और एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 7 का शिक्षार्थी यदि गणित में त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक के नाते हम यहाँ पर क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध करवाएंगे या फिर शिक्षार्थी को कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति देंगे। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, या फिर हम शिक्षार्थी को दिखाएंगे कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, हम दोबारा त्रुटि करने के लिए नहीं कहेंगे, हम शिक्षार्थी को एक विकल्पात्मक पद्धति बता सकते हैं कि इस प्रकार से यदि आपकी त्रुटि होती है तो हम दूसरे तरीके से उसको बता सकते हैं, एक विकल्प के रूप में कोई दूसरा विधि तरीका रहेगा और उसके माध्यम से जब वो स्वयं करेगा तो हो सकता है कि उसे त्रुटि का पता भी लग जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थी से कहेंगे कि विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। यानी कि वो जो
सवाल यदि उसने त्रुटिपूर्ण किया है तो उसे दोबारा करें। यहाँ पर त्रुटि दोबारा करने की बात नहीं कही गई, आप थोड़ा सा उत्तर को समझिएगा, है ना। तो दोबारा उसे एक और नई तरीके से करके देखें और अपनी त्रुटि का पता करें। आगे देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है, यहाँ पर बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बी है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवा कर यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। सी है, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। और डी है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के माध्यम से अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि प्रश्न जो है वो अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। उस समय पता भी चलता है कि विद्यार्थी इस बात को कितना समझ पा रहा है। आगे देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके रक्तस्थान में विभिन्नता के कारण है। अब देखिए, दोनों विद्यार्थी के मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली या फिर परावर्तकर्ता स्तर के रूप में। तो यहाँ पर हम देखें तो उनकी जो अधिगम शैली है, यानी कि अधिगम प्राप्त करने का जो तरीका है, दोनों का बिल्कुल भिन्न भिन्न है। तो सी विकल्प हो जाएगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न आता है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। और सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जब हम बच्चों को समूह में कार्य देते हैं। और निश्चित रूप से यह सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता मदद भी करते हैं। यहाँ पर होगा सी विकल्प इसमें उत्तर इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है वो कहाँ पृथक नहीं किया जा सकता, किससे पृथक नहीं किया जा सकता है। अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी है, अपने रुचि से, पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। जब उनमें खुद में रुचि रहेगी तो वे वहाँ पर सबसे ज़्यादा सृजनशील रहेंगे। आगे देखिए, प्राथमिक विद्यालय की कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। शिक्षक का अनुकरण, नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। सी है, शिक्षक के द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। या फिर है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ जो होगा वो होगा जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना आदि। यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो यहाँ पर होगा समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो हम जानते हैं कि वंशानुक्रम जो होता है जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। इसे हम क्या और किस सिद्धांत से नाम से जानते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या फिर अंतर्निहित का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और ए विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी कि औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, जो मूर्त नहीं है या मूर्त अवधारणा का उदाहरण नहीं है वो हमें देखना है। तो कुर्सी, योग्यता, बल, गति। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो योग्यता जो है ये, अब कुर्सी को हम देख सकते हैं, है ना, मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है, इसके अंदर जैसे कुर्सी है उसको हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा योग्यता। अब जैसे बल है तो बल को भी हम कुछ
उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। गति को भी हम देख सकते हैं, जैसे कोई वाहन है, वो साइकिल है धीरे चल रही है, ये जोर से चल रहा है, तो निश्चित रूप से गति भी हमारे सामने एक मूर्त रूप में आ सकती है, बल भी आ सकता है, कुर्सी भी आ सकती है। तो यहाँ पर योग्यता इसके लिए उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो यहाँ पर सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना, कारण। तो यहाँ पर उत्तर इसके लिए होगा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास का कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है सीखना। आगे देखें तो अगला यहाँ पर है, जब पूर्व का अधिगम नए स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। देखिए, जब पूर्व का अधिगम नए स्थितियों को सीखने के लिए बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा तो ये कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ये कहलाएगा। विकल्प ए होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव केंद्रित। तो देखिए, यदि बात हम सत्तावादी स्तर की करते हैं कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो होगा तो वो यहाँ पर दर्शाता है शिक्षक केंद्रित स्थिति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए होगा सही उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे जो 30 प्रश्न हैं ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।